तो जैसा कि हमने देखा है कि कंडक्शन के केस में रेजिस्टेंस भी हमें मिलता है जैसे इलेक्ट्रिक करंट के केस में मिलता है। तो यहाँ रेजिस्टेंस के वही फार्मूला काम में आएंगे जो वहाँ पर हमने पढ़े हैं। जैसे कि सीरीज में अगर हम दो रॉड लगाते हैं जिनके लेंथ हमें दिए हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑब्वियसली कॉमन होगा। T1 और T2 उनके एंड के टेम्परेचर हैं, K1 K2 उनकी थर्मल कंडक्टिविटी हैं। तो जैसे वहाँ सीरीज में करंट सेम रहता है, यहाँ भी थर्मल करंट सेम रहेगा। और रेजिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2। तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, L1 बाय K1A, और R2 की L2 बाय K2A। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड हम कंबाइंडली लिख सकते हैं यहाँ से। अगर हमसे पूछा जाए टेम्परेचर ऑफ जंक्शन क्या होगा, जो कि सीरीज के सवालों में पूछने लायक सवाल है कि बताइए टेम्परेचर ऑफ जंक्शन क्या होगा, तो हम कैसे बताएंगे, करंट पास सेम हो रहा है तो इसका मतलब T1 माइनस टी अपॉन R1 शुड इक्वल टू T माइनस T2 अपॉन R2। जो मैंने कहा उसका मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है ना। तो क्या होता है करंट, तो I इक्वल टू V बाय R। तो दोनों में करंट सेम है, तो करंट को यहाँ पे कैसे लिखेंगे, वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होता था, यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। और उसको सॉल्व करेंगे तो हमें टेम्परेचर ऑफ जंक्शन का वैल्यू ये मिलेगा। आप चाहें तो डायरेक्ट वैल्यू याद रख सकते हैं, आप चाहें तो ये मेथड याद रख सकते हैं कि कैसे निकालना होगा। दोनों में से किसी भी तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर रॉड्स को पैरेलल लगाया जाए तो पैरेलल में लगे हुए रेजिस्टेंस कैसे लगेंगे, इस तरीके से। इस केस में क्या होगा, पहले सीरीज में आपका एरिया सेम था, तो अब यहाँ पैरेलल में क्या सेम हो जाएगी, आपकी लेंथ। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वही होगा, 1/R1 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस R2। फिर जैसे आपने वहां पे पढ़ा था केसीएल का मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ आपको क्या कहता था कि जंक्शन पे सिर्फ करंट आए ऐसा नहीं हो सकता, जंक्शन से सिर्फ करंट जाए ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब अगर हम लिखें कि केवल इनकमिंग करंट आ रहा है तो उसका सम क्या होगा, ज़ीरो। और अगर हम ये लिखें कि सिर्फ करंट जा रहा है तो भी उसका सम क्या होगा, ज़ीरो। इनकमिंग करंट शुड इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ये हमने पढ़ा था। तो उसी को यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। ये T है टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, तो हम लगा सकते हैं T1 माइनस टी अपॉन R1 प्लस T2 माइनस टी अपॉन R2 प्लस T3 माइनस टी अपॉन R3। मैंने क्या किया है, I1 प्लस I2 प्लस I3 सारे करंट जोड़ दिए। मैंने माना कि सब तरफ से हीट जो है वो टेम्परेचर जंक्शन की तरफ ही जा रही है। तो ये पॉसिबल नहीं है ना, आएगी तो फिर जाएगी कहाँ वो, अगर सब तरफ से जंक्शन को दे दोगे तो आके के यहाँ हीट लॉस हो जाएगा, नहीं। तो फिर कहीं दो से आएगी तो तीसरे को जाएगी, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट तो होगा। तो अगर हम ऐसा लिखेंगे तो टोटल सम क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ जंक्शन अननोन है, सॉल्व करके निकाल सकते हैं। दोनों मेथड हैं आपके पास, या तो आप चाहें तो इस मेथड को याद रख ले, इसे अप्लाई कर दें। अदरवाइज आपके पास फॉर्मूला है, यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला एज वेल। अगर आपको लेंथ सेम दे दी जाए, एरिया सेम दे दिया जाए तो फॉर्मूला रिड्यूस होके इस फॉर्म में आ जाएगा। दूसरा केस हम देख रहे हैं यहाँ पर, पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही एक डिफरेंट केस है। हमें यहाँ पे दिए हुए हैं दो सिलेंडर हैं, कोएक्सियल सिलेंडर हैं। अंदर वाले का थर्मल कंडक्टिविटी K1, बाहर वाले का K2, अंदर वाले की रेडियस R, बाहर वाले की 2R। दोनों की लेंथ L है और दोनों के एंड पर टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, डेल्टा थीटा। तो हम जानते हैं पैरेलल के केस में 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये हमने लगाया, यहाँ पे डेल्टा थीटा कॉमन था, L कॉमन था, कैंसिल हो गया। A1 और A2 की वैल्यू रखी तो हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी मिल गई। अगर पूछा जाए सवाल में तो ऐसा सवाल भी आ सकता है कि इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी बताइए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला वही है। पहचानना ज़रूर पड़ेगा कि सीरीज़ है या पैरेलल। तो पैरेलल के केस में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सभी एंड्स पे सेम होता है रेजिस्टेंस के। तो यहाँ भी तो आपके दोनों एंड्स पे टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो सेम है। अब यहाँ पे केस लिया है हमने हॉट रिजर्वायर की जगह हमने स्टीम लिया है 100 डिग्री का, और कोल्ड रिजर्वायर की जगह हमने आइस लिया है 0 डिग्री का। और इनके बीच में हमने कंडक्शन रॉड लगाया है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ L है, कंडक्टिविटी K है। तो कितना हीट फ्लो हो रहा होगा पर सेकेंड, रेट ऑफ हीट फ्लो क्या है, KA। डेल्टा T की जगह अब क्या आ जाएगा, 100 माइनस 0/L। और हम जानते हैं जो हीट फ्लो होगा उससे आइस मेल्ट होगा, तो Q बराबर क्या होगा, ml।
तो एक हमारे पास है डी क्यू बाई डी टी का फॉर्मूला कंडक्शन से, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है कैलोरीमेट्री से। तो Q बराबर ml होता है तो डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी एम बाई डी टी एल, यानी हीट कमिंग पर सेकेंड इज इक्वल टू मास ऑफ आइस मेल्टिंग पर सेकेंड इनटू लेटेंट हीट। तो यहाँ पे आपकी जो स्टीम है वो भी किस रेट से कंडेंस होगी, तो स्टीम को भी कंडेंस होना पड़ेगा क्योंकि वो हीट लॉस कर रही है, वहाँ से हीट जो निकल रही है वही आइस को रिसीव हो रही है। तो उसको हम कितना लिखेंगे, तो दोनों जगह हमारा डी क्यू बाई डी टी बराबर डी एम बाई डी टी एल काम आएगा। कैसे, स्टीम के कंडेंसेशन का रेट लिखेंगे तो के ए 100 बाय एल इंटू, अब ये ध्यान रहना कि एल कौन से हैं, एक एल है स्मॉल, एक एल है कैपिटल। कैपिटल एल कौन सा है, क्या किया हमने, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया। तो डी एम बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके इस एक्सप्रेशन को आप डिवाइड बाय कैपिटल एल और कर दो, जहाँ एल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। अगर रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ स्टीम निकाल रहे हो तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ आपकी वो आ जाएगी कंडेंसेशन वेपोराइजेशन, और अगर रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस निकाल रहे हो तो मेल्टिंग के केस में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हमें दिया है कि अगर रेजिस्टेंस का रेशो यहाँ पर हमें दिया जाए, ये डिस्कस कर रहे हैं हम व्हीट स्टोन ब्रिज। इस डायग्राम को देखिए, व्हीट स्टोन ब्रिज में हमने क्या पढ़ा था, R1 बाय R2 बराबर R3 बाय R4, तो वही हम यहाँ पे लगा रहे हैं। अगर R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4 हो जाए तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज कैसा हो जाएगा, बैलेंस्ड, यानी आपकी जो ए बी ब्रांच है इसमें, जो ए बी ब्रांच है इसमें आपके कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा तो T3 और T4 को आपस में क्या होना पड़ेगा, बराबर। समझ में आया, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज इन दिस केस। और डी क्यू बाई डी टी जो है हमारा अक्रॉस ए बी, वो कितना हो जाएगा, 0, यानी ए बी से कोई हीट पास नहीं होगी। तो आपको ऐसा फील आ रहा होगा जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन हो रहा है आपका। फिर एक फेमस सवाल बनता है इसमें, फॉर्मेशन ऑफ आइस। फॉर्मेशन ऑफ आइस क्या होता है कि यहाँ पे बाहर सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है मान लीजिए वो -θ°C है। ठीक है, अंदर जो वाटर है जो आइस के ठीक कांटेक्ट में होगा वो तो 0 डिग्री पर होगा, बट जो वाटर बेस पे होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, 4 डिग्री, ग्राउंड से एक्सचेंज कर रहा होगा हीट को। अब क्या होगा, आपकी जो ये लेयर जमेगी आइस की यहाँ पर पानी के ऊपर, जैसे लेक जम जाती है ठंड में, तो ये कैसे जमेगी, आपके वाटर से हीट पास होएगी और वो सराउंडिंग को जाएगी। आपका हीट का कंडक्शन किसके थ्रू होगा, आइस के थ्रू। तो ये कंडक्शन जो होगा आइस का, हीट का, इसकी वजह से कंटिन्यूसली वाटर को हीट लॉस हो रहा है और इस हीट लॉस की वजह से आपकी आइस जमती जा रही है। यहाँ से जो हीट फ्लो पर सेकंड होगा वो डी एम बाई डी टी एल देगा। आप पहले भी समझ चुके हो कि आइस जमने के लिए Q बराबर ml चाहिए, तो डी क्यू बाई डी टी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा उसको, डी एम बाई डी टी एल। और ये जो आपका आइस जमने का रेट है ये किसके बराबर होगा, जो कंडक्शन से हीट फ्लो हो रही है। तो अगर हमने माना कि कंडक्टिविटी ऑफ आइस K है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लेयर इज A, थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ आइस इज X और टेम्परेचर डिफरेंस इज थीटा, मतलब अंदर 0 बाहर -θ, तो हमारे आइस के जमने का जो रेट होगा वो डी एम बाई डी टी यहाँ से निकाल सकते हैं। डी एम मास जो यहाँ जम रहा होगा उसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। इसमें मास की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो रो ए डी एक्स। ये क्या किया हमने माना कि t इक्वल टू 0 पे x थिकनेस जम गई है, फिर हमने माना कि t प्लस डी टी टाइम हो गया, मतलब डी टी टाइम और हुआ, उतनी देर में कितनी थिकनेस जम गई, dx। तो dx थिकनेस का मास कितना होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये जो मास आपका dt टाइम में जमा है ये किसके बराबर होगा, के ए थीटा बाय एक्सएल इंटू डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए तो आपको वो टाइम मिल जाएगा जिसमें कि आपकी x थिकनेस जमेगी या आपकी पूरी लेक जमेगी। उस टाइम को आप निकाल सकते हो, dx का लिमिट रखना है आपको, 0 से x रखा तो ये एक्सप्रेशन आया। अगर सवाल कहता कि डेप्थ ऑफ लेक जो है वो h है तो आप यहाँ क्या लिखते, रो एल एच स्क्वायर बाय 2k थीटा। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि बताइए कितने टाइम में ये जम जाएगा। या दूसरा सवाल पूछा जाता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइस क्या है,
तो आइस का फॉर्मेशन का यहाँ से आप रेट लिख सकते हैं के ए थीटा बाय एक्सएल। तो हमें दिख रहा है कि हमारी जो हमारा टाइम है जमने का वो प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है। तो जितनी मोटी हमारी ये लेयर होती जाएगी उतना ही हमारा टाइम बढ़ता जाएगा। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।